हाँ, तो यह है वीडियो का दूसरा पार्ट जहाँ पर मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें बताऊंगा और देव मेरे से क्वेश्चन करेगा जो भी उसके डाउट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके आंसर्स के साथ आपके भी जो सवाल हैं उनको आंसर मिलेगा। तो यार सबसे पहले तो वही क्वेश्चन है कि जैसे प्रोग्रामिंग के बारे में तुझे सबसे पहला एक्सपोजर कब मिला? यार हम जब कॉलेज में थे तो हम सी में प्रोग्राम करते थे, तो मुझे तब अच्छा, कॉलेज में। कॉलेज में अच्छा। तो तब हमारा सी में कोर्स में था हम्म। करने का, तो तब हम करते थे। लेकिन उससे पहले भी अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, अभी तो खैर कोर्स काफ़ी चेंज हो गया, अभी तो मेरे ख्याल से 6-7 क्लास में प्रोग्रामिंग आ गई है। लेकिन उससे पहले भी मेरी आईटी नहीं थी, लेकिन 12th में भी प्रोग्रामिंग रहती है। अच्छा, प्रोग्रामिंग विजुअल रहती है, विजुअल स्टूडियो बेसिक। विजुअल बेसिक, हाँ वो अच्छा रहता अच्छा। है। अब जैसे कोई बच्चा है उसको कैसे पता चले कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? जैसे वो 10th में है, हाँ 12th में है, तो उसको प्रोग्रामिंग कैसे कैसे मतलब हाउ डज ही नो व्हाट इज प्रोग्रामिंग, राइट? ओके। तो देख, सबसे जो बड़ा और अच्छा तरीका है ना, देख सब बच्चे गेम खेलते हैं, राइट। अच्छा। अब तो अगर वो सोचे कि यार ये कैसे हो रहा है, और हाँ। नहीं भी सोचे, वो सोचे कि यार मैं एक ऐसे गेम बनाता हूँ कि जिसमें टिक टैक टू गेम होता है ना, ये क्रॉस जीरो, या फिर मैं एक गेम बनाता हूँ जिसमें सांप ऐसे जाएगा, कुछ भी विजुअल डिजाइन से ना। तो कुछ भी चीज तुम सोच लो कि मैं ऐसे वो नंबर बटन दबाऊं तो उसका कलर चेंज हो, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग है, राइट। तुम किसी माउस क्लिक कर रहे हो तो रंग चेंज हो जा रहा है उस पेज का। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गेम खेलता है ना, तो वो उसे पता है कि प्रोग्राम क्या है, क्योंकि अच्छा। गेम में बेसिकली प्रोग्राम ही चल रहा है पूरा। तो तुझे लगता है कि जो हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें प्रोग्रामिंग की अवेयरनेस है? देख, मेरे टाइम में तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा था जब मैं 10th क्लास में आया, और बस मैंने देखा था। 10th में मैंने कंप्यूटर देखा था, लेकिन 12th में मुझे पता चल गया था कि इसके पीछे प्रोग्राम होता है। अब का तो सिनेरियो इज अब का तो टोटली बिल्कुल ही डिफरेंट। अलग है, अब तो छोटे छोटे बच्चे पाइथन में कोड कर रहे हैं और वो अच्छा। सब है, हाँ। तो अभी तो बहुत अलग है। तो यार जैसे कोई बच्चा अगर स्टार्ट करना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाई स्कूल भी नहीं, 7th 8th क्लास का बच्चा है और उसको इंटरेस्ट है क्योंकि तू कह रहा है कि पाइथन की प्रोग्रामिंग अभी से, तो उसको किस फील्ड में, मतलब कौन सा ऐसा फील्ड है जो कि रेलेवेंट है इस समय कि उसको उस फील्ड के लिए तैयारी करनी चाहिए? और हाँ, एक और क्वेश्चन है इसके साथ, क्या उसको 7th 8th क्लास से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, या पहले उसको वेट करना चाहिए कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए और फिर वहाँ नहीं ये नहीं, सब करे? मुझे लग रहा है कि जो तैयारी है ना, वो 7th 8th से स्टार्ट कर देनी कर चाहिए। देनी चाहिए, तैयारी अच्छा। भी नहीं बोलूँगा मैं एक ऐसे बोलूँगा, जैसे अगर मैं फिटनेस का एग्जांपल लूँ, एक है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, राइट। तो उसकी तैयारी तुम बोलोगे, अच्छा लेकिन एक अच्छा। है कि तुम अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, तो तुम थोड़ा सा वॉक एक्सरसाइज, कर रहे हो, थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल रन कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। पुशअप्स कर रहे हो। हाँ तो हाँ, मैं मतलब बोलूँगा आपने कि उसको लाइफस्टाइल का एक पार्ट लाइफस्टाइल बना का ही दिया। पार्ट बना दिया। हाँ, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि तुम प्रोग्रामिंग की तैयारी मत करो, लेकिन थोड़ा बहुत एक पाइथन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, तुम देख लो कि यार हाँ एडिशन का प्रोग्राम कैसे बनता है, कैलकुलेटर बनाने का ट्राई करो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। या फिर तुम ये देख लो कि यार मैं इतने पैसे महीने में खर्च कर रहा हूँ, तो उसका एक प्रोग्राम बना लो कि यार कितना हर महीने मेरे एक्सपेंसेस कितने परसेंटेज हैं, वो एक जनरेट कर दे रिपोर्ट। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो आप दिन भर घर में कर रहे हो उनको ऑटोमेट कर लो, तो वो एक तरीके से प्रोग्राम है, राइट। अब तू कह रहे हैं इंटरेस्ट कैसे आए उसको प्रोग्रामिंग में और कैसे पता चले। तो देखो क्या है कि जो प्रोग्रामिंग है ना, वो बहुत ही वास्ट है। जैसे अगर मैं एक घर का एग्जांपल लूँ, राइट, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना एक घर बनाने जैसा है। तो अब घर बनाने में क्या चाहिए, सबसे पहले तुम्हें एक इंफ्रा खड़ा करना है, तुम्हें बुनियाद डालनी है, फिर तुम्हें दीवारें बनानी है, फिर दरवाजे बनाने हैं। दरवाजे बनाने के लिए आपको बढ़ई चाहिए ना, का वो जो लकड़ी का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दीवारें बनाने के लिए आपको वो वाला इंसान चाहिए जो सीमेंट का काम मिस्त्री, हाँ। करता है, मिस्त्री चाहिए। उसके बाद प्लम्बिंग का जो वो चाहिए जो वाटर पाइपलाइन फिट करेगा। फिर तुम्हें बिजली फिट करनी है, फिर तुम्हें इंटीरियर डिज़ाइन करना है, फिर तुम उसमें गैस पाइपलाइन फिट करोगे। तो बहुत सारे काम है, राइट। एक बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलके एक घर बना रहे हैं। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी ना फ्रंट एंड डेवलपर होता है, जैसे जो आप देखते हो व्हाट्सएप का यूआई देखा आपने, उसके लिए एक अलग है, उसके यूएक्स अच्छा अच्छा डिज़ाइनर्स हैं जो अच्छा। डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपका थंब कहाँ पे है और कैसे आप स्क्रॉल करोगे जो बराबर स्क्रॉल हो, राइट। वाह। आप कहाँ पे जैसे इस हाथ से कर रहे हो तो यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग का बटन है, वो ऊपर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ से आप रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो छोटी छोटी चीज़ें, तो यूएक्स डिज़ाइनर जो आप समझ रहा है कि यार कैसे बटन कहाँ पे होने चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, किस टाइम पे दिन में रात में तो वो ये दिख रहे हैं। एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है मतलब। टीम एफर्ट है। तो ये हो गया यूएक्स डिज़ाइनर। उसके बाद वो पीछे का काम करना कि आप
कितने फोटो एक साथ भेज सकते हो, किस साइज की फोटो होंगी ना। तो ये बैकएंड डेवलपर है कि चैट भी साथ में चले, फोटो भी साथ में हो, तो पीछे का सारा काम बैकएंड डेवलपर कर रहा है। उसके अच्छा। बाद आता है डेवऑप्स इंजीनियर, जो देखता है कि ये जो अगर मेरा व्हाट्सएप चल रहा है तो ये दिन रात 24 घंटे 365 दिन चलना चाहिए, ये डाउन नहीं होना चाहिए, चाहे जहाँ पर इसके सर्वर हैं वहाँ उस एरिया में लाइट चले जाए, वहाँ पे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन आपका व्हाट्सएप चलना चाहिए, राइट। या फिर उसे बहुत सारे लोग 10 लोग यूज़ करें या 10 लाख या 10 करोड़ लोग यूज़ करें, वो वैसे ही चलना चाहिए जैसे 10 लोग चल रहे हैं, राइट। तो ये वैसा ही है कि एक रोड तुमने बनाई है, उसमें 10 गाड़ियाँ चलें या 10 लाख गाड़ियाँ चलें, उनकी स्पीड 40 की है तो 40 की मेंटेन रहे। डेटाबेस इंजीनियर ऐसे होते हैं जो पीछे आपका डेटा सेव करते हैं, फिर सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग फील्ड हैं जो मैं बोलूँगा कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यार फ्रंट एंड डेवलपर ज़्यादा अच्छा है या बैक एंड डेवलपर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब लोग मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सब लोग बहुत ज़्यादा जरूरी है और सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है। अच्छा, मेरे पर्सपेक्टिव में तो प्रोग्रामिंग मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल दैट अ पर्सन शुड हैव, क्योंकि प्रोग्रामिंग केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही नहीं, साइंटिस्ट्स जो हैं, सीएज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मतलब हर जगह यूज़ है। मतलब अगर आपको आती है प्रोग्रामिंग तो यू ऑलवेज हैव एन एज ना ओवर अदर्स। तो अच्छा, एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन हुआ है, सीएस, आईटी और एमसीए, तो इसके बारे में मतलब कोर्सेज अलग हैं। जैसे सीएस में तुम्हें कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक कोर्स रहेगा जिसमें तुम्हें रैम के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, जैसे कैसे एक ही कंप्यूटर जिसका एक ही दिमाग है, एक ही प्रोसेसर है, वो 5 चीजें एक साथ कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली उसका आर्किटेक्चर समझना और वो सब वो सीएस में रहता है। आईटी में इतना ज़्यादा वो सब नहीं है, आईटी और एमसीए का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ पर अगर हम काम की बात करें तो काम हर जगह सेम है। मतलब सीएस वाला बंदा, आईटी वाला बंदा और एमसीए वाले बंदा अच्छा, जो अच्छा। जॉब कर रहे हैं उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, या फिर उनको उनके ब्रांच क्या थी उस बेसिस पे काम नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें एक और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है और मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि बेंच का क्या मतलब होता है, कि यार इसको बेंच में बैठा दिया। हाँ, तो क्या होता है ना, जैसे दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक तो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। देख, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब जैसे फेसबुक एग्जांपल है, तो फेसबुक एक प्रोडक्ट है और फेसबुक ने 10 इंजीनियर हाई किए तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं फेसबुक, राइट। लेकिन जैसे हमारे वहाँ इन्फोसिस हैं, टीसीएस हैं, टेक महिंद्रा हैं, ये हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। अब ये क्या करती हैं, जैसे फेसबुक के पास 10 इंजीनियर्स हैं, अब ये फेसबुक को एक और नया काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद 10 इंजीनियर हैं जो बिजी हैं, तो ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी है ये फेसबुक के पास जाती हैं, कहती हैं कि अरे ये काम हम कर देंगे तुमसे, हमें घंटे के हिसाब से पैसे दे दो। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इन्फोसिस ने या फिर टीसीएस ने बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ ले रखे हैं जो फेसबुक के लिए, जो एप्पल के लिए काम करेंगे, लेकिन उनका अपना प्रोडक्ट नहीं है। दे इट्स लाइक कंसल्टिंग। अच्छा, कंसल्टेंसी टाइप की अब है। हाँ, अब बोलते हैं जब बेंच में है, इसका मतलब तुम्हें कोई प्रोडक्ट पे काम करने का अभी टाइम टाइम भी नहीं बोलूँगा, तुम्हें अभी किसी प्रोडक्ट को तुम्हें असाइन नहीं हुआ है। मतलब अच्छा तुम अच्छा यहाँ अच्छा। इन्फोसिस के ऑफिस में बैठे हो या टीसीएस के ऑफिस में बैठे हो, तुम वेट कर रहे हो कि तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, तो ये इंसान को हम बोलते हैं ये बेंच में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये काफ़ी जो जो लोग यंग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जार्गन्स हमारे लिए तो जार्गन्स ही हैं, ये आते रहते हैं और हमें समझ में नहीं आती। हाँ, और मैं दूसरा ये भी बोलूँगा कि बेंच में रहना ना रिस्की है, क्योंकि आपका टाइम तो निकल रहा है, राइट। आपको सीखना है, आपको जैसे आपने 2 साल हो, आप 1 साल बेंच में रहे तो आपने जो 2 साल में सीख सकते थे वो 1 ही साल में सीखा, तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। और दूसरा क्या होता है कि जब कंपनी को कॉस्ट कट करना होता है तो वो उन एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेंगी जो काम कर रहे हैं, राइट, वो उनको निकालेंगी जो बेंच में है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी बेंच में रखती क्यों है लोगों को। बिल्कुल करेक्ट। तो क्या होता है ना कि जब अब मान लो कि कोई सर्विस बेस्ड कंपनी फेसबुक के पास जा रही है, कह रही है कि मुझे ये दो काम, ये एक नया फीचर मैं डेवलप करूंगी, जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर है, ठीक है। तो फेसबुक पूछता है कि तुम्हारे पास कितने इंजीनियर्स हैं। एग्जैक्टली, तो उस समय उनके पास होने चाहिए जो काम नहीं कर रहे हैं। अब फेसबुक कहे कि हाँ चलो मैं हाँ ये काम कर रहा हूँ, कल से तुम करो स्टार्ट। अब वो उनके पास सिर्फ एक दिन में वो
शायद 50 लोग हायर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए वो लोगों को बेंच में रखते हैं ताकि वो दिखा सकें कि हमारे पास स्ट्रेंथ है, आप हमें प्रोजेक्ट दो, हम अभी से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद आना चाहता है इस फील्ड में, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डज इट मैटर? आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट। अच्छा। हाँ, तो जो आईआईटी के इंजीनियर्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी हैं और बहुत अच्छे से उनकी लैब हैं और वो सब अच्छे से सीखते हैं। और तुझे पता है कि हमारा कॉलेज कैसा था, हमारी कॉलेज में फैकल्टी नहीं थी, तो हम कैसे सीखेंगे, राइट? तो जो जिंदगी के 4 साल है, जहाँ 4 साल मतलब बहुत होता है, बहुत होता है ना? तो उस टाइम पे आपके पास टीचर ही नहीं है, आप जो भी सीख रहे हो अपने से पढ़ के सीख रहे हो, तो डिफरेंस आ जाएगा, राइट? एक बंदा है जो एक प्रोफेसर है जो 40 50 60 साल का है और जो सिखा रहा है अपनी 60 साल का नॉलेज वो एक आके 1 घंटे में तुम्हें दे रहा है, और एक है तुम बुक पढ़ रहे हो कहीं पे पार्क में बैठ के, रूम में, लाइब्रेरी में। तो डेफिनेटली डिफरेंस आता है दोनों के उसमें। अभी जो रिसर्च के लिए भी तूने बोला था, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक बार कंपनी में चले जाते हो और उसके बाद फिर आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं, आप अच्छे से सीखते हो, अच्छी टीम के साथ काम करते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, अच्छी स्किल्स में काम करते हो, तो फिर तुम उनके बराबर हो जाते हो। अच्छा, फिर अच्छा। लॉन्ग टर्म में वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया में तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो पैकेजेस आपको शुरू में मिलते हैं वो कॉलेजेस के बेसिस पे ही मिलते हैं। आईआईटी वालों को बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है, आईआईटीज़ में सारी टॉप की कंपनीज आती हैं, बाकी जो स्टेट लेवल और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत जगह कंपनीज आना पसंद नहीं करती हैं। अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है और वो कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर रहा है, उसका रेलेवेंस कितना है इसके आगे? यार जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था 2010 में, तब इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थे ये जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, क्योंकि उस टाइम पे तुझे पता है कि हमारा जो होता था कि ये परसेंटेज अगर आपकी आई है तभी आप इस इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो। हाँ, बिल्कुल। तो उस टाइम पे मार्क्स और डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा। लेकिन अभी अभी बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो गया। अभी बिल्कुल ही भी नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ओपन। अभी आपका किस कॉलेज से हो, क्या आपकी डिग्री है, कितने मार्क्स हैं, ये मैटर नहीं करता है। अभी मैटर करता है कि आप कितने अच्छे प्रोग्रामर हो और कितने अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। अच्छा, जब प्रोग्रामिंग की बात आती है ना, तो प्रोग्रामिंग क्या है? मतलब इट इज जस्ट अ सेट ऑफ कोड्स दैट यू कैन राइट एफिशिएंटली, या उससे आगे भी कुछ है इसमें? तू किस टर्म्स में पूछ रहा है? जैसे मुझे कोई आउटपुट जनरेट करना है, हाँ, राइट? तो मैं लिख सकता हूँ प्रोग्राम, राइट? और आउटपुट आ गया। लेकिन तू एक ट्रेंड आदमी है जो उस फील्ड में बहुत साल से काम कर रहा है, तू भी उस प्रोग्राम को लिख रहा है। डिफरेंस क्या होगा दोनों प्रोग्राम में? प्रोग्राम से भी पहले जाते हैं कि प्रोग्राम लिखना, तो सबसे पहले आती है रिक्वायरमेंट कि ये चीज़ तुम्हें करनी है, जो प्रोडक्ट वाले बताते हैं तुम्हें कि ये कस्टमर हमें मांग रहा है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि क्या चीज़ कस्टमर मांग रहा है, उसी के हिसाब से तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट आती है, फिर तुम उस पर काम करते हो। और जो लाइन ऑफ कोड्स हैं वही मैटर करते हैं? वो मैटर इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, हम्म, लेकिन क्या मैटर करता है, वो मैटर करता है कि जब आप किसी चीज़ को कोड कर रहे हो, राइट, तो वो कोड ऐसा होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद भी वो वैसा ही चलना चाहिए, राइट? और उसके आसपास आप कितना भी डेवलपमेंट करो उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम बोलते हैं ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब अगर तूने कोई सेट ऑफ कोड लिखा, ठीक है, तो हमेशा कभी ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उस पीस को तू चेंज करे, उसमें तू ऐड करते जाए। क्योंकि कभी अगर तूने उसको कोई नई रिक्वायरमेंट आई, तुझे ये चीज़ चेंज करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब तूने अच्छा कोड नहीं लिखा है। ये थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के साथ आता है। और दूसरा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, जैसे कि अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो ये काम कितने दिनों में कर लोगे, कैसे आप लिख रहे हो, कैसे उस चीज़ को के आसपास बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये करियर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरी नॉलेज में ये सब बातें अभी तक नहीं है, सही बताऊं तुझे। और बैचलर्स से पहले तो ज़ीरो थी। मतलब मुझे बस इतना पता था कि प्रोग्रामिंग होती है, आपके पास एक आउटपुट है, आपको बस वो आउटपुट निकालना है, आप प्रोग्राम करते हो पाइथन में या सी में और वो आउटपुट निकल जाता है। बट दिस इंट्रिकेसीज मेरे हिसाब से
जो बंदा इसमें करियर बनाना चाहता है, उस ही डिजर्व्स टू नो दैट, राइट? हाँ, बहुत जरूरी है। मुझे बहुत लगता जरूरी। है कोडिंग एक बहुत छोटा पार्ट है आपकी जॉब का। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जैसे अगर कोई बंदा फ्रेशर आ रहा है, राइट, अब उसे कैसे पता चले क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ गंदी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब फ्रेशर आ रहे हैं, राइट, जब वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये होड़ लगी हुई है कि अरे इसको इतने लाख का पैकेज हाँ मिला हाँ है, हाँ। इतने लाख का पैकेज मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर तुम फ्रेशर हो, जैसे तू कह रहा था तूने 8,000 रुपये महीना निकाला, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यार किसी भी फ्रेशर को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है एग्जैक्टली। कि उसको चाहिए कि महीने के 1-1 लाख रुपए आए, 1.5 लाख रुपए आए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा ना फ्रेशर को कि वो एक छोटी कंपनी ज्वाइन करे। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, छोटी कंपनी इज लाइक कि तू सब कुछ करता है। जैसे एक मैं गाड़ी का एग्जांपल लूँ तो एक गाड़ी में ये इंजन है, तो उस गाड़ी का इंजन भी खोल के देख रहा है, तो उस गाड़ी के टायर में भी हवा भर रहा है, गाड़ी का इंटीरियर भी साफ कर रहा है, उसके धो भी रहा है गाड़ी, तो तू चला भी रहा है गाड़ी, ठीक है। तो इस तरीके का अगर तू छोटी कंपनी में काम करेगा तो तू एंड टू एंड काम करता है। तो जैसे मैं जब इंजन पे काम कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तू कोर पे काम कर रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ तू गाड़ी चला रहा है, उसका मतलब है कि तू कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है। तो जिस सॉफ्टवेयर को कस्टमर्स यूज कर रहे हैं तो उनसे डायरेक्टली बात कर रहा है कि अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे मैं सही करूं, या फिर वो तेरे पास आ रही है ये सही से नहीं चल रहा है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एक छोटी कंपनी में काम करने का। तुम्हें पैसे डिसेंट मिले मेरे ख्याल से ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। जब तुम करियर स्टार्ट कर रहे हो तो एक छोटी कंपनी से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप पैसे के पीछे जाते हो, आप देख रहे हो कि अरे बड़ी कंपनी आ रही है मैं इनको ज्वाइन कर लूँ, तो तुम एक बहुत बड़ी प्रोसेस में कहीं पे एक छोटा सा काम कर रहे हो, मे बी जैसे गाड़ी धोने वाला काम, और तुम्हारी जो उसमें लर्निंग होगी वो बहुत ही मिनिमम होगी। तो मेरे ख्याल से तो अगर किसी को अच्छा सा एक्सपोजर चाहिए तो वो या तो स्टार्टअप ज्वाइन करे या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट ज्वाइन करे जो स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, या मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो स्क्रैच से बनने जा रहा है, राइट, वह उसको ज्वाइन करे तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यार इसमें फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमारे दिमाग में तो जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो जो CS और IT है वो पहले बढ़ती है, मतलब इट्स द टॉप मोस्ट ब्रांच दैट फिल्स, राइट, अपनी रैंक के हिसाब से। और वो इसलिए है क्योंकि इट इज नोन टू गिव यू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल दिस थिंग कैपिटल, राइट, मतलब आपको पैकेज मिलेंगे लाखों लाखों के। तो मैं तो यही मोटिवेशन था हम लोगों का, मतलब एटलीस्ट जो मैंने देखा। हाँ, मेरा भी यही था। तो यार मैं तो इसे क्वेश्चन ये करूंगा कि अगर ये मोटिवेशन नहीं है किसी का, हाँ, तो IT में काम करने का क्या मोटिवेशन है, मतलब क्या ऐसी चीज है जो कि फुलफिलिंग है उसके लिए IT में काम करने की? यार ये तूने बहुत ही सही चीज़ बोली। और क्या है ना, जब तुम किसी, ये चीज़ मैंने अपने करियर में बहुत बाद में आके रियलाइज़ की, और जो मुझे लगा कि जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये अब क्या होता है ना, जब तुम इंटरव्यू से स्टार्ट करता हूँ, जब तुम इंटरव्यू देते हो तो वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तुम्हारी टेक्निकल स्किल से इवेलुएट करता है, राइट। लेकिन तुम वापस में क्या पूछते हो? कुछ नहीं पूछते। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली, अब मैंने पिछले 3-4 सालों से मैंने क्या स्टार्ट किया है कि जब क्वेश्चन इंटरव्यू चल रहा है ना, तो इट्स 2 वे कम्युनिकेशन। तो जितना वो तुमसे तुम्हारी टेक्निकल स्किल के बारे में पूछ रहा है, उतना ही तुम उससे उसकी कंपनी के, उसके प्रोडक्ट के, उस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछो, राइट, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो अब क्या होगा कि जब तुम उससे उसके बारे में पूछोगे, राइट, तो तुम्हें पता चलेगा वो काम अच्छा है या बुरा है। अगर तुम ये समझ के करो ना कि ये प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम उस प्रोडक्ट को समझो ना, तो जैसी तेरा रिसर्च का भी वही है ना कि अगर तुझे इंटरेस्ट आ जाए उसमें। लेकिन मैं बोलूँगा कि 99% लोग जो हैं, जो मैं बात करता हूँ, वो केवल एक ही चीज़ पे वो दे आर स्टक, दैट इज पैकेज। अभी भी वो बस वो जैसे वो किसी कंपनी में गए, उस कंपनी में काम वाम तो ठीक है, लेकिन वो पैकेज उस कंपनी में उनको 60 मिल रहा है सपोज, दूसरी कंपनी में बहुत ही बेकार काम है लेकिन उनको 70 मिल रहा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल ज्वाइन दिस। तो वो चीज़ मैं बोलूँगा कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वो शायद पहली या दूसरी कंपनी के बाद छोड़ दिया था, और जो कि बहुत ही सही चीज़ है। मतलब तेरा कहने का मतलब है कि पैसे से ज़्यादा फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा, ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़रूरी। पैसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जैसे मैंने 3.5 लाख में स्टार्ट किया था अपना करियर, तो 3.5 से तुम्हारा 10 लाख होता है ना, तुम्हें पता चलता है वो तुम्हारे लाइफस्टाइल चेंजेस, तुम्हारे थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है। 10 से तुम्हारा 20 लाख या 30 लाख होता है, मुझे नहीं लगता कि आपका उतना खुशी होती है, क्योंकि
जो तुम्हारी बेसिक नीड्स है ना वो 10 लाख में पूरी हो जाती हैं। तुम मूवी भी देख सकते हो, तुम खरीद सकते हो अपने काम की चीज़ें। तो पैसा बहुत ज़्यादा मिले मुझे नहीं लगता उससे कि खुशी मिलती है, लेकिन जो काम आपको रोज करना है राइट, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसमें तुम्हें थोड़े से चैलेंजेस होनी चाहिए, थोड़ी लर्निंग होनी चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसे से। तो काम के बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछो, लेकिन क्या होता है ना कि पूछते नहीं है लोग यार, हम पता नहीं हमारी क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं है नहीं ना। क्वेश्चन वो भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मतलब आई कैन बी रॉन्ग बट आई थिंक द मेन फोकस इज ऑन पैकेज ना। वो एक गाड़ी चली आ रही है जो जो मतलब किसी कारण से नहीं रुक रही ना, हर कोई बस इसी के पीछे पड़ा है, पैकेज पैकेज पैकेज। पता नहीं यार, मुझे तो ऐसा लगता है जो ग्रोथ है ना आपकी वो होलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए। वो क्या बोलेंगे, ओमनी डायरेक्शनल बोल लो या मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होनी आइडियली चाहिए। इट शुड बी लाइक दैट। हाँ, तो तुम्हें काम पैसा भी आए, काम भी आप सीखो राइट, और उसके बाद थोड़ा आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिले, तो मतलब पूरा होना चाहिए। अब ऐसा कि आप 16 घंटे काम कर रहे हो, पैकेज बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आपकी हेल्थ की लगी हुई है, आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो कोई सेंस नहीं है उसका राइट। तो पैसा एक तुम्हें लिमिट पता होनी चाहिए। मतलब तू कह रहा है कि फुलफिलमेंट वर्सेस मनी, इसका एक वो होना चाहिए बैलेंस। और फ्रेशर में आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसा काम मिलता है, क्योंकि मान लो आपको बहुत ही गंदा काम मिल गया, आपने 2 साल उसमें निकाल दिए, अब आप दूसरी बार जॉब स्विच करोगे तो वो पूछेगा ना आपने पहले क्या काम किया। आप रिज्यूमे में लिखते हो तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस ही देखा जाता है, लास्ट प्रोजेक्ट में आपने क्या काम किया है। अब आपने वो बहुत ही गंदा काम किया है तो आप खुद दूसरी जॉब भी उसी बेसिस पे मिलेगी, तीसरी भी उसी बेसिस पे मिलेगी, तो फिर वो लूप चल गया, उसे ब्रेक करना थोड़ा टफ है। ठीक है, तो इसलिए काम पहले देखो, पूछो टीम के बारे में, कितने टीम मेंबर्स हैं, किस टाइप का काम है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। मान लो आपने कंपनी में हो गया, आपको काम पसंद नहीं आ रहा है राइट, तो उसको बोलो कि मुझे काम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई दूसरा काम दे दो। जो जिस टाइम में हमने बीटेक किया, जिस टाइम अब जो बीटेक कर रहे हैं लोग, जमीन आसमान का डिफरेंस है, स्पेशली तुम्हारे फील्ड में राइट, मतलब भयंकर चेंज हुआ है। तो मैं ये कहूँगा यार, पूछूंगा कि जो अभी बीटेक कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि देखो 11-12 का तो हमें लोगों को समझ में आ गया कि नेचर क्या है इस जॉब का, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को नहीं पता। दूसरा मैं कहूँगा कोई कर रहा है बैचलर्स बीटेक कर रहा है तो उसको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। क्या उसको केवल जो किताबें हैं उन पे रिलाई करना चाहिए, या उसको कुछ आउटरीच एक्टिविटी करनी चाहिए, किसी कंपनी में इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्या किस टाइप का काम मतलब? यार सबसे पहले मैं बोलूँगा ना, एक हैव अ मेंटर। अच्छा, मेंटर जरूरी है। मेंटर होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें ना गाइड कर सकता है। इतना वास्ट फील्ड है, तुम कंफ्यूज जाते हो ना, तो तुम्हें एक मेंटर जो तुम्हें हल्के से बता सके कि अच्छा ये कर, ये मत कर, ये चीज़ सही है, तुझे क्या लग रहा है। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली आपकी डिसेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपकी बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, आप बहुत ही फाड़ कोड कर दो। हाँ, लेकिन एक डिसेंट प्रोग्रामिंग आपकी होनी चाहिए जहाँ पर आप थोड़ा बहुत कोड कर सको। तीसरा मैं बोलूँगा कि आपको प्रॉब्लम समझने की ना आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा। मतलब इससे मेरा मतलब क्या है कि अगर जैसे कोई सी भी, जैसे अगर अमेज़ॉन का हम एग्जांपल ले लें, तो आज अमेज़ॉन ऐसे चल रहा है, अगर कोई तुमसे इंटरव्यू में पूछे कि यार क्या प्रॉब्लम है इनके मॉडल में, या फिर ये एक सॉफ्टवेयर है जो ऐसे काम कर रहा है, तो तुम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे, तो मैं ये बोलूँगा कि खुला दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, और एक टू हैव एन ओपन माइंड। ओपन कि माइंड। मतलब डोंट बी अ मग्गू, मतलब जो किताबों में हाँ घुसे हाँ हुए हाँ लोग हाँ नहीं, मतलब क्योंकि इट्स अ वेरी अप्लाइड टेक्नोलॉजी, हाँ। तो जो बाहर की चीज़ें, ये क्वेश्चन जो है बड़ा, मुझे तो बड़ा इंट्रीगिंग लगता है, और इसका आंसर लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तेरा भी इसमें एक वो चाहूँगा पर्सपेक्टिव, एआई के आने से। हाँ क्योंकि यार हम अब हमारे टाइम में तो अब अलग टाइप का, क्योंकि एआई तो अभी आई है ना। हाँ नवंबर 2023 में रिलीज हुआ था चैट जीपीटी, लास्ट ईयर राइट। तो अभी तो बच्चा है वो, मतलब इट्स अ बेबी, तो उसकी पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो जब एक बच्चा इतने बड़े बड़े काम कर दे रहा है, हाँ तो आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है राइट। तो इट्स अ टोटली अननोन टेरिटरी फॉर यंगस्टर्स। हमारे लिए तो नहीं है, हाँ क्योंकि तुझे तो 15 साल 20 साल हाँ हो गए हैं इस हाँ फील्ड में राइट। हाँ तो बेचारा जो स्टार्ट कर ही रहा होगा अभी इस फील्ड को, उसके लिए तो ये टेरिटरी इज टोटली अननोन।
भाई वो कैसे प्रिपेयर करे इस चीज के लिए, क्या पता उस टाइम तक रहे ना जॉब। यार ये अगर हम पहले जाएं, पहले जैसे कंप्यूटर्स नहीं आए थे, सारा काम मैनुअली होता था, राइट? तो ये बोला कि यार ये कंप्यूटर आ गए हैं, अब लोगों की जॉब छिन जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो कहाँ कंप्यूटर आए और हम सबकी लाइफ अच्छी हुई है, राइट? तो ऐसे ही आज अगर हम एआई को देखें, मैं यूज़ करता हूँ एआई और मेरे काम को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। जैसे मैं जावा डेवलपर हूँ, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा है कि मुझे किसी दूसरी लैंग्वेज में कोड करना है, तो वहाँ पे वो मेरे काम को बहुत अच्छे से करता है, मेरी हेल्प होती है उससे। लेकिन मुझे कहीं ये डर नहीं लगता है कि वो मुझे रिप्लेस करेगा। देखो पहले क्या था, कंप्यूटर की बात अलग थी, लेकिन अब इसलिए अलग है क्योंकि जो करिकुलम है वो तो सेम है, जो तेरे टाइम में करिकुलम था वो अभी भी है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं एक्सपोनेंशियली, राइट? टोटली ब्लैक वाइट हो गई है। मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ भाई ये चीज़ें मुझे चाहिए एक ऐप में, कि उसमें ऐसा हो, उसमें ऐसा हो, उसमें ऐसा हो, वो मुझे बना के दे रहा है एक ऐप, राइट? जो काम को करने में लोगों को हायर करते थे वो काम चैट जीपीटी कर दे रहा। तो कहीं ना कहीं ये तो 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं तो डाउन साइजिंग हो रही है, राइट? तो ये फैक्ट है, मतलब दिस इज जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी में जहाँ पे कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक टीम होती थी जिसमें 15 लोग होते थे, आज उसमें 2 ही लोग हैं। Correct. ये तो ट्रू है, लेकिन अब इसमें हमें देखना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो कैसे प्रिपेयर करे अपने आप को इसके लिए। यार देख, या उसका ऐसा भी हो सकता है इसका कोई आंसर ही नहीं है, दिस इज ऑल्सो दिस कुड बी। तुम प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ही नहीं पता कि वो क्या होगा आगे जाके, राइट? यही तो प्रॉब्लम लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जो तुम्हारा अभी है, राइट, जैसे कुछ स्किल्स हैं, जैसे तुम टीम में काम कर रहे हो, जैसे तुम किसी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट A+B का प्रोग्राम लिख दो और ये कर लो, राइट? तो हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो, दिस कुड बी। तो और वो रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी ह्यूमन है, और वो तुम्हें खुद, और हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट दी गई है मुझे एक पेपर में और उसमें एक प्रॉब्लम छिपी हुई है या फिर लिखी भी नहीं है, लेकिन मैंने जो अपने पिछले 10-15 साल में जो मैंने सीखा है उस पढ़ के मुझे समझ में आएगा कि यार ये इस वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे एक चीज़ गलत है ना, या ये चीज़ यहाँ पे यार इसको सही से होना चाहिए, यार ये रिक्वायरमेंट में या ये चीज़ ऐड कर लो, ये चीज़ हटा लो। मैं ये बोलूँगा जैसे मुझे कोई सिंपल प्रोग्राम लिखना है उसमें वो अच्छे से काम कर देगा, ठीक है, लेकिन आज नहीं तो, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा जो अभी फ्रेशर है, जो स्टार्ट कर रहा है इस करियर में, वो कैसे इसके लिए तैयार है? लेकिन वही है कि हाँ, जैसे आज तो उसे कुछ नहीं है, राइट, लेकिन जो हम पहले हमने बातें की कि तुम एक छोटी कंपनी में काम करो जहाँ पर उसे पूरा एक्सपोजर मिलेगा चीज़ों को, तो वहीं से तुम्हारी फिर लर्निंग स्टार्ट होती है। तुम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, तुम देखते हो चीज़ें करते हो, तुम चैट जीपीटी यूज़ करोगे, तुम और अच्छे से चैट जीपीटी यूज़ करना सीखोगे और अपने को बहुत एफिशिएंट बनाओगे। तो चैट जीपीटी हो सकता है आगे जाके सारी चीज़ें, सारी जॉब वगैरह ले ले, लेकिन इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, और हमें आज पता नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा। तो उस डर में रह के तुम ये सोचो कि यार मैं आज आईटी लेता ही नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ ना। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, फैक्ट तो है ही, राइट? यू अग्री विद इट कि इट इज़ अ फैक्ट दैट देयर इज अ डाउन साइजिंग गोइंग ऑन। मतलब देखो, अगर हमें प्रॉब्लम पता है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, राइट? तो प्रॉब्लम तो है, तो उसका सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम यह है कि जो मीनियल टाइप के काम है, हाँ, जो बहुत ही A+B का, जैसे तूने बोला A+B का प्रोग्राम है, या फिर स्क्वायर रूट निकाल दो, राइट? ये बड़े बेसिक प्रोग्राम है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये प्रोग्राम तो जो बच्चा केवल ये सीख रहा है, मुझे लग रहा है उसके लिए जगह नहीं है अब। और हो सकता है इसका आंसर इसमें छुपा हो कि जो तू कह रहा है, ओपन माइंड, एक बंदा जो है जो किताबों के बियॉन्ड भी सोच रहा है चीज़ों को ना, जो चीज़ें मतलब देख रहा है अपने सामने होते हुए, शायद हो सकता है वो ज़्यादा रेलेवेंट हो इस समय। करेक्ट। वैसे तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना। हाँ, लेकिन वही है, मुझे तो देख अभी वो आगे से 10-15 साल बाद वो कैसा शेप लेगा, किस टाइप के प्रोग्राम बना पाएगा, ये हमें नहीं पता, राइट? हाँ, लेकिन आज जिस टाइप से वो काम कर रहा है तो मैं उस बात पे बता सकता हूँ कि वो मेरी कितनी हेल्प कर रहा है और क्या वो मेरे काम को रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्योंकि जो आज मैं काम करता हूँ, जैसे मैं किसी प्रॉब्लम फंस गया तो मैं उससे वो प्रॉब्लम पूछता हूँ, कभी मुझे आंसर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन अगर मुझे कंपनी हटा के वो उसको रख ले तो कभी उस कंपनी का काम होगा, कभी नहीं होगा। तो समझ रहे, तो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, आगे 10 साल बाद हो सकता है कि वो मेरे सारे काम करे और तब तक मैं नई स्किल सीख लूँ, राइट? तब मैं कोई ऐसे काम कर रहा हूँ जो वो नहीं कर रहा है,
और वो काम जो मैं 10 साल बाद कर रहा हूँ और वो काम मैं कर रहा हूँ इस चैट जीपीटी को यूज करके, समझ रहा है। बिल्कुल तो मैं इस चैट जीपीटी पे पाँव रख के हो सकता है कोई नई चीज सीख रहा हूँ। तो मतलब तेरा यंगर जनरेशन को ये एडवाइस है तो अपना ओपन माइंड रखें और एआई को जितना ज़्यादा हो सके उतना यूज़ करें। यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब डिस्कशन से, क्योंकि मैंने पहले आईटी के बारे में इतना डीप नहीं सोचा था, क्योंकि जो भी लोगों से मैंने बात की वो कभी पैकेज से ऊपर बात नहीं करते। उनसे पूछो कि क्यों ज्वाइन, मतलब आप जॉब क्यों करते हैं, तो उनका मतलब डायरेक्टली आंसर होता है कि जिसमें पैसा मिलता है। उसके बीच का जो डिस्कशन है, जो फुलफिलमेंट वाला एस्पेक्ट है, वो जो कि मेरे हिसाब से विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जब इंसान ने कर लिया बैचलर और वो एक कंपनी में चला गया, तो क्या केवल उसकी सॉफ्ट प्रोग्रामिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं या उसमें और स्किल्स भी ज़रूरी होती हैं? यार देख, ये बहुत ही सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देख, प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली तुम्हारा इंटरव्यू उसी बेसिस पे क्लियर होगा कि तुम्हारी स्किल्स क्या हैं। लेकिन यूरोप में, स्वीडन में बहुत सी कंपनीज उसके बाद तुम्हारे कॉग्निटिव टेस्ट भी लेती हैं कि तुम्हारा बिहेवियर देखने के लिए। क्योंकि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपनी कंपनी में एक एवरेज, अपनी टीम में एक एवरेज प्रोग्रामर हायर कर लूँगा, लेकिन एक उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, उसका काम करने का एटीट्यूड, बात करने का एटीट्यूड, टीम में काम करने का एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक बंदा है जो बहुत अच्छा प्रोग्रामर है लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ काम करने में, उसको टीम के साथ काम करना नहीं आता है, पोलाइट नहीं है, फीडबैक लेना नहीं आता है। तो ऐसे बंदे के साथ काम करना बहुत टफ हो जाता है और लोग प्रिफर नहीं करते हैं ऐसे लोग को काम करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर ना कभी आप अकेले नहीं बनाते हो, आप सब लोगों के साथ मिलके बनाते हो। तो जब मैं जब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, जब मैंने एक सॉफ्टवेयर लिखा तो फिर मैं वो पीस ऑफ कोड को किसी दूसरे को देता हूँ रिव्यू करने के लिए। वो देखेगा मेरा कोड, उसमें गलतियां बताएगा, वो लिखेगा, मैं उसमें गलतियां बताऊंगा। तो एक टीम एफर्ट है। उसके बाद फिर तुम मिल के बहुत सारे डिस्कशंस करते हो जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारा टाइम मीटिंग्स में जाता है जहाँ पे आपको अपनी राय भी देनी होती है, दूसरे का सुनना भी होता है, उसको सुझाव भी देने होते हैं। तो ना एक टीम वर्क है। तो कभी भी एक टैलेंटेड बंदा अकेले प्रोग्राम नहीं लिखता है। अच्छा, तो बहुत जरूरी है आप एवरेज प्रोग्रामर हो। ये मुझे लग रहा है मूवीज ने परसेप्शन बिगाड़ा है हमारा। क्योंकि मूवीज में एक कोई तीतर होता है, कोई तुर्रम खां होता है, वो सब कुछ प्रोग्राम कर दे रहा है और सारे जो डेटा बेसेस है उनको हैक कर दे रहा है। नहीं। तो ऐसा नहीं होता। आप एवरेज प्रोग्रामर भी हो और आप अच्छे इंसान हो ना, तो चलेगा आपको। और दूसरा क्या है ना, जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, राइट, और मेरी कंपनी में ओपनिंग निकली है जहाँ पे मैं इंडिया से लोगों को हायर कर सकता हूँ, उनके रिज्यूमे डाल सकता हूँ। तो मैं और मेरी टीम में है, राइट, उस बंदे के साथ मुझे काम करना है। तो मैं किस बंदे का रिज्यूमे डालूंगा? जो इंसान अच्छा होगा, राइट, क्योंकि मुझे उसके साथ काम करना है। जो इंसान मेरे साथ जिसकी बनी नहीं और जो बहुत अलग टाइप का इंसान है, जो टीम में काम करना पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बंद हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सोशली बहुत एक्टिव होना चाहिए आपको। और ये सोशली तो यार ये तो इट साउंड्स अ लॉट ऑफ फन, राइट। अरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो वही लगता है कि प्रोग्रामिंग ओके हो, ठीक है, क्योंकि आप सीख जाते हो, आप अच्छे लोगों के साथ काम करोगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो कोई आपको हायर भी नहीं करेगा ना। मतलब आप रेफरल के बेसिस पे जाते हो, कोई आपको रेफर नहीं करना चाहेगा, कोई आपको आपके साथ काम करना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए एक अच्छे इंसान बनो। और दूसरा मैं बोलूँगा कि जब आपके टीम में डिस्कशंस हो रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी रखो। डरो मत कि ये इम्पोर्टेंट। हाँ, डरो मत कि यार ये क्या सोचेगा, मेरे तो ये बेसिक चीज़ समझ में नहीं आई। क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन पूछते हो तो साथ में हो सकता है 10 लोगों के डाउट और क्लियर हो रहे हो उस क्वेश्चन से। तो हमेशा क्वेश्चन पूछो, डरो मत, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है। और हमेशा क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्वेश्चंस आर द आंसर टू एवरी डाउट बोलेंगे या जो भी बोलेंगे। मतलब क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती है, वहीं से आपकी लर्निंग है, वहीं से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो हमेशा क्वेश्चन पूछो और अपने टीम मेंबर्स को रिस्पेक्ट करो। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें वर्किंग इन इंडिया और वर्किंग इन स्वीडन, व्हाट डू यू प्रेफर एंड व्हाई? यार मतलब इसमें पूरा वो भी बताना मुझे, जो वर्क कल्चर का डायनामिक्स है, जो पॉलिटिक्स का एंगल है और उस टाइप की चीज़ें।
यार जहाँ तक पहले देख पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं टीम में पॉलिटिक्स है, यहाँ नहीं। जब से मैं फ्रेशर से ज्वाइन कर रहा हूँ लोग बोलते हैं टीम में पॉलिटिक्स है, टीममेट बोलते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगती पॉलिटिक्स। या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या फिर मुझे काम अपना काम करो और काम से खुश रहो और वाला हिसाब है। तो मुझे कभी नहीं लगता कि यार किसी ने मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली है, तो कभी नहीं लगा मुझे। अच्छा, पॉलिटिक्स वाला एंगल तो हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता कहीं भी, ना इंडिया में ना यहाँ। अब बात करते हैं वर्क कल्चर की। तो देखो, वर्क कल्चर से ये मतलब है कि आपका जो सीनियर है वो भी इंडियन है, हाँ right? हाँ तो बिल्कुल। उसके अंदर भी वही सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वही सारे डाउट्स हैं, वही सारा माइक्रो मैनेजमेंट का है। अच्छा, माइक्रो मैनेजमेंट काफी है हाँ, उनमें। तो क्योंकि अगर मान लो आपने बोला कि यार आप का बच्चा बीमार है, आप काम नहीं कर सकते, तो यहाँ के लोगों को आपने बोल दिया, ख़त्म बात। उनने कहा कि अरे चलो दे आप, ट्रस्ट यू। हाँ, अपना अपने बच्चे का ध्यान लो और कोई बात नहीं, काम वाम होता रहेगा। आप इंडिया में ये चीज़ बोलोगे, आज बोलोगे, फिर जैसे यहाँ पर बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, राइट, तो तुम अगले हफ्ते बोलोगे, फिर अगले हफ्ते बोलोगे, तो वहाँ के वाले को लगेगा कि यार ये झूठ बोल रहा है। हाँ, मतलब वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है ट्रस्ट कि फैक्टर इसने नहीं। बोल दिया ये है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिया में सारे मैनेजर बेकार हैं, अच्छा, मेरे ट्रस्ट फैक्टर इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि लोग फिर इसका मिसयूज भी करते होंगे। मिसयूज़ भी करते हैं, तो यहाँ पर वो है नहीं, यहाँ पे अच्छा ट्रस्ट है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में जब मैंने फ्रेशर ज्वाइन किया था और तब मेरे बहुत अच्छे मैनेजर भी रहे थे जिनसे मैंने बहुत सीखा, लेकिन बहुत जगह मेरे साथ ऐसे मैनेजर रहे जो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट, किस टाइम पे लॉग इन, किस टाइम पे लॉग आउट। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तुम अपना काम करो और अच्छे से काम करो, जो आप बोल रहे हो नहीं काम हो रहा। और दूसरा ये ना कि ईगो पे नहीं लेना बात, मतलब जैसे हो सकता, अब तुम सारी चीज़ें नहीं कर सकते, राइट। अब तुमसे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कभी तुम्हारी तबीयत सही है, कभी नहीं है, कभी तुम्हारे बच्चे की तबीयत सही है, कभी नहीं है, तो कभी तुमसे काम होगा, कभी नहीं होगा। तुम एक इंसान हो, राइट, तुम रोबोट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी इस बात को ईगो में नहीं लेना चाहिए कि अरे यार मेरे से नहीं हुआ, अब क्या होगा, और बहुत डरना नहीं। कभी नहीं हुआ तो यू कैन पोलाइटली से कि यार मैं नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बहुत डिस्कशन अभी हाल ही में आया था न्यूज़ में भी, और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। देखो, दो चीज़ होती है, एक तो टाइम, और ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, नंबर ऑफ आवर्स और एफिशिएंसी, राइट। मुझे ऐसा लगता है अब्रॉड में एफिशिएंसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इंडिया, चाइना, जापान, ये कंट्रीज में नंबर ऑफ आवर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर मैं देखूं एफिशिएंसी की, तो सॉफ्टवेयर का काम ऐसे फैक्ट्री में काम करने जैसा नहीं है, राइट। तुम किस चीज़ को पढ़ रहे हो, उस चीज़ को कोड कर रहे हो, तो आप 10 घंटा काम, मुझे तो यार 12 घंटा काम करना, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो बंदा उतना एफिशिएंट है। या फिर वो ऑफिस में बैठ जाएगा, वो खींच लेगा किसी तरीके से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कुछ भी प्रोडक्टिव कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये तो बात हो गई फैक्ट की। हाँ, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो क्या है? जो इंडियन कंपनीज हैं या स्वीडिश कंपनीज हैं, वो क्या इस चीज़ को समझती हैं? यार इंडिया में तो सर्विस बेस में, जहाँ पे मेरी वाइफ भी एक जगह काम करती थी, वहाँ पे तो बहुत गंदी हालत थी। अच्छा। तो वहाँ पे तो ऐसा था कि आपको आना है और आपको ये 9 घंटे करने हैं, चाहे आपके पास काम है या नहीं है, आपके पास पैथेटिक। लैपटॉप है या नहीं है, आपको ऑफिस में आके ही काम करना है। तो विच इज़ कम्प्लीटली लॉजिकल, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है कि आप आओ, आप काम करो। देखिए होता क्या है ना कि काम मेरे ख्याल से आप दोनों जगह बराबर कर रहे हो। इंडिया में आप टाइम बर्बाद ज़्यादा कर रहे हो बिल्कुल ऑब्वियसली। ना। यहाँ पर क्या है कि तुम 8 साढ़े 8 बजे बैठे अपनी डेस्क पे, कंटिन्यूसली काम करते हो 12 बजे तक, 45 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद कंटिन्यूसली काम करते हो, 3 4 बजे खत्म। इंडिया में आप ऑफिस पहुंचे, पहले तो आप ऑफिस पहुंचने में ही 1 1.5 घंटा लगा देते हो ना। आते ही चाय वाय पी, हाँ, कॉफी। आती फिर आपने चाय पी, उसके बाद फिर लंच किया, फिर घूमने निकल गए, फिर शाम को फिर चाय पी, फिर सुट्टा लगा लिया। हाँ, फिर तुम शाम को निकल रहे हो, तो आप फिर घर जा रहे हो तो फिर 1.5 घंटा लग गया। तो आपका जो टाइम है ना, आप ऑफिस में आप जो कंप्यूटर के सामने बैठे जिसमें आपने दिमाग लगाया, कोड किया, मेरे ख्याल से वो बराबर है। लेकिन जो आपने कम्यूट प्लस ऑफिस टाइम, इंडिया में मेरे ख्याल से +3 +4 आवर्स ज़्यादा है यहाँ के हिसाब से। तो वो मुझे लगा। तो यार क्या रीज़न है? मतलब आर इंडियन मैनेजर्स और पीपल हु मेक पॉलिसीज आर सो डम दैट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, जो कि एक बहुत हाई आईक्यू नहीं चाहिए ना इसके लिए, कि आपको एफिशिएंसी चाहिए, राइट, इन अ कंपनी, एंड यू नो दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी एफिशिएंट फॉर 12 आवर्स अ डे। ये भी आपको पता है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो वही चीज़ को वो उठा के कंपनीज में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ कंपनीज ऐसी आ रही हैं जो
देखती हैं कि ये बंदा कितने देर कंप्यूटर के सामने बैठा है, कितना एक्टिव है, कब लॉग आउट हुआ है। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं, या तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट नहीं करती हैं, या ये भी हो सकता है they are not educated in this. Is it possible that they are not educated? The managers are not educated into the science of this efficiency versus hours. ऐसा भी तो हो सकता है यार। या तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं सोचूं कि मैं मैनेजर हूँ, मैं कब चाहूँगा कि यहाँ पे 4 लोग मेरे सामने बैठ के हमेशा काम करें, और वो मेरे से जल्दी घर जा रहे हैं तो मुझे बुरा लग रहा है, या फिर मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं या उनको मैं 9 घंटे बैठा रहा हूँ। इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ और मैं अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तभी मैं ये चीज़ें करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब वो बोलें कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ और वो 3 बजे उठ के चले जाए, तो मैं या तो उसको बाय बोलूँ अच्छे से कि अच्छा चल ठीक है यार, हैव अ गुड इवनिंग, और ये बोलूँ, या फिर मैं बोलूँ यार तू 3 बजे क्यों जा रहा है, अभी तो वो काम है, ये काम हो गया तेरा, तो वो वाला काम भी कर ले, तो वाला काम भी कर ले। तो या तो तुम्हारे अंदर तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, या फिर तुम उनको एज ए इंसान नहीं देखते हो, तुम उनको मशीन देख रहे हो कि यार ये काम कर दिया तो अब ये भी पकड़ ले, ये भी तो पकड़ इसमें ले। जो शातिर बंदा होगा, और ज़्यादातर सभी शातिर होते हैं, वो उस काम को स्टॉल करेगा, आराम से करेगा, ताकि 9 घंटे पूरे हों, ताकि दूसरा काम ना मिले। तो यार ये तो काउंटर प्रोडक्टिव मशीनरी वही है। और दूसरा क्या होता है ना कि आप अगर मैनेजर ट्रस्ट नहीं कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो छोड़ के भी चले जाएंगे। राइट। अभी छोड़ोगे, वो छोड़ेगा, फिर वो दूसरा ढूंढेगा, 3 महीने लगाएगा उसे ढूंढने में, तो उससे और नुकसान उल्टा हो जाता है, क्योंकि उसका काम तो उसे 1 क्वार्टर में देना है। तो ऐसा तुझे लगता है कि ये सब चीज़ें देख के, अब यार ये मुझे जो कि बहुत बाहर है इस इंडस्ट्री से, उसको दिख रहा है ये सब तुमसे बात करके या मेरे बाकी दोस्तों से बात करके, लेकिन इन लोगों को जो घुसे हुए सिस्टम में, उनको ये चीज़ नहीं दिख रही है। और अगर दिख रही है तो तुझे लगता है कि इंडिया में जो नई कंपनीज बन रही हैं उनमें ये कल्चर आ रहा है? यार मेरे ख्याल से मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वहाँ पे टाइम का फंडा नहीं रहता है, क्योंकि मैंने कभी टाइम का फंडा फॉलो नहीं किया है। कभी भी मेरा 10 साल में, तो पहले 12-13 साल में ये मुझे नहीं पता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड। तो प्रोडक्ट बेस्ड में मैंने जैसे पहले तुझे बताया ना कि प्रोडक्ट बेस्ड में अपना काम मैं कर रहा हूँ, कंपनी का अपना प्रोडक्ट है, जैसे फेसबुक अपना प्रोडक्ट है। राइट। ठीक। लेकिन सर्विस बेस्ड में ऐसा है कि एक कंसल्टिंग कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को कर रहा है। राइट। तो वो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड वाला हिसाब है। तो जब मैंने शुरू से काम किया है तो कभी भी मैंने ऐसी कंपनी ज्वाइन नहीं की जहाँ पे मेरे घंटे लॉग हों। अच्छा। कभी नहीं, क्योंकि यार कुछ चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, कुछ चीज़ों में नहीं कर सकता। राइट। एक तो मेरा ये है कि मेरा नॉर्मल वर्किंग आवर्स होने चाहिए। मैं अगर मेरे से मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो कहेगी तुम्हारी नाइट शिफ्ट रहेगी, तो मैं डेफिनेटली वो इंटरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे रात में सोना है, रात में मुझे काम नहीं करना। दूसरा, जहाँ पे ऐसी कंपनीज के मैं इंटरव्यू दूंगा ही नहीं जहाँ पे वो बोलें कि तुम्हारा ये लॉग इन और लॉग आउट या पंच इन और वो टाइम आपका लॉग होगा। तो मुझे पहले से पता है कि यार ये कंपनी नहीं है, मतलब ये फैक्ट्री जैसी है, तो वहाँ के मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, और मैं दिए भी नहीं है, इसलिए मैंने कभी ऐसी कंपनी में काम नहीं किया है। और जहाँ तक अभी तुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से कुछ ही कंपनीज में होता है जो ऐसे टाइम देखती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, नए स्टार्टअप जो है जहाँ पे आप लैपटॉप लेके कहीं भी रिमोटली काम कर लो, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती। वहाँ पे सिर्फ आपको काम दिया जाता है और वो देखा जाता है कि आपने किया या नहीं किया, ये कितने घंटे बैठे, कैसे बैठे, ये नहीं देखा जाता है। तो आई थिंक बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे देव ने, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो या फिर पुराने वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके है, या फिर रिसर्च को लेके है, या फिर स्वीडन को लेके है, डेनमार्क को लेके है, आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आंसर करें। और ये वीडियो यहाँ तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।